हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग संधि के बारे में पढ़ रहे थे। तो शुरुआत में मैं आप सभी को बताया था कि संधि के 3 भाग होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा और व्यंजन संधि के अंतर्गत जितने उसके प्रमुख नियम आते थे कि जिससे हम पहचान सकें कि कौन सा व्यंजन संधि है, इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के भी कुछ महत्वपूर्ण नियम की चर्चा हो चुकी है और कुछ नियम जो बचे हैं उसको आज की कक्षा में हम लोग पढ़ के और जो संधि है उसको समाप्त कर देंगे। फिर इसके बाद जो अगली कक्षा होगी उसमें इसका अभ्यास कराया जाएगा और इसमें जितनी भी पीछे की सारी चीज़ें हैं संधि के बारे में उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ताकि यदि परीक्षाओं में कोई क्वेश्चन संधि से आता है तो वह छूटे नहीं और उसको बिल्कुल सही कर लिया जाए, जिससे कि हमें अच्छा मार्क्स मिल सके। आप सभी जानते हैं कि आज के ज़माने में कि एक एक नंबर का बहुत महत्व है और हमें अपने लक्ष्य तक ले जाने में उस एक एक नंबर को प्राप्त करना अति आवश्यक है। तो उस एक एक नंबर को आप अत्यंत महत्व दीजिए और इस चीज़ को अच्छे से आप पढ़िए। कक्षा प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और जो भी लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको इसी प्रकार की जानकारी निरंतर मिलती रहेगी और अच्छे अच्छे अभ्यास प्रश्न भी आपको मिलते रहेंगे जो कि पूर्व परीक्षाओं से संबंधित हैं, जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो और वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। फिर हम इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग विसर्ग संधि पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत जो इसके प्रमुख नियम आते हैं उसको हम लोग समझ रहे थे। 4 नियम की चर्चा हो चुकी थी, हम 5वां नियम समझेंगे। इसमें 5वां नियम क्या कह रहा है? यदि आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखते हैं तो निश्चित रूप से यह आपको याद हो जाएगा और जब कोई चीज़ याद हो जाती है तो कभी नहीं भूलती है। तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें, शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। यदि एक बार में न समझ में आए तो 2 बार देखें, 3 बार देखें। यदि फिर भी न समझ में आए तो आप हमारी वीडियो के कमेंट में जा कर के आप कमेंट करिए, तो फिर इस चीज़ को और अच्छे तरीके से बताया जाएगा। अब इसमें कह रहा है 5वां नियम, यदि विसर्ग के पहले, इसमें हम विसर्ग, चूँकि ये विसर्ग संधि है तो हमेशा विसर्ग की बात कर रहा है और विसर्ग का किस नियम में विसर्ग रहता है और किस में लुप्त हो जाता है इसकी भी चर्चा हो चुकी है। तो आप वीडियो को अवश्य देखिएगा। कह रहा है यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर, अभी तक हम लोग जो नियम पढ़ रहे थे उसमें अ आ को केंद्र में रखकर चलते थे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर फिर कोई दूसरा स्वर, यानी अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ सकता है, यानी जो मूलतः 11 स्वर हैं उसमें अ आ को छोड़ करके बाकी शेष जो स्वर हैं उसमें से कोई स्वर आ सकता है। यदि आ जाता है और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो। इसमें देखिए इसकी कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के पूर्व अ आ को छोड़कर कोई स्वर आ सकता है और बाद में भी यदि कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। इसमें कई सारी स्थितियां हैं जिसको आपको अच्छे तरीके से समझनी है, जिससे कि यह चीज़ें आपको समझ में आ सकें। फिर इसको हम समझेंगे। कह रहा है यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर, विसर्ग के पहले यदि किसी संधि विच्छेद में विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर आए, यदि कोई दूसरा स्वर आता है
और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, यानी विसर्ग के पूर्व भी आए और विसर्ग के बाद भी स्वर कोई यदि आए तो किसी वर्ग का, और फिर तीसरी कंडीशन है इसमें, या किसी वर्ग का, जो क च ट त प 5 वर्ग हैं, इनमें से किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए। फिर यहाँ चौथा कंडीशन कह रहा है या य र ल व ह में से ह आए तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। अब हम जैसे देखेंगे, जैसे कह रहा है यहाँ पे दिया है निह धन उपाय, निह धन उपाय। अब यहाँ पे फिर नियम को पढ़ते हुए इसको हम देखेंगे। यहाँ कह रहा है यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो विसर्ग यही है, और इसके पूर्व अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आया है ई, यहाँ पे क्या आया है ई। अब कह रहा है यदि यह कंडीशन हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, विसर्ग के बाद कोई स्वर या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, तो यहाँ विसर्ग के बाद उ दिया है, उ भी क्या है, उ जो है यह भी एक स्वर है। यहाँ पे या तो कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या य र ल व ह में से कोई हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इतना चीज़ समझ चुके। तो यदि ऐसी कंडीशन हो तो विसर्ग के स्थान पे र हो जाता है, तो जिससे हो जाएगा निरूपाय, यहाँ पे हो जाएगा निरूपाय। यदि इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे होती है तो हो जाएगा निरूपाय। यदि विसर्ग के पूर्व अ आ को छोड़कर कोई स्वर आता है तो यहाँ पे देखेंगे ई आया है, यानी अ या आ में से कोई स्वर नहीं आया है, इसको छोड़ करके शेष जो स्वर है उसमें से ई आया है, और विसर्ग के बाद कोई स्वर, तो ये जो उ है ये भी स्वर है। या यहाँ पे कोई किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण भी हो सकता है, या फिर य र ल व ह में से कोई वर्ण हो सकता है, तो जिससे विसर्ग के स्थान पे क्या होता है, र होता है, तो यहाँ हो जाएगा निरूपाय। अब इसी प्रकार इसको हम समझेंगे। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन लागू होगा, जैसे इस नियम को समझे हैं उसी प्रकार इसको भी समझेंगे। यदि विसर्ग के पूर्व अ आ को छोड़ के कोई स्वर हो तो यहाँ विसर्ग के पूर्व अ आ को छोड़कर क्या है, उ, यानी उ भी जो है ये भी एक स्वर है। विसर्ग के पूर्व अ आ को छोड़कर यदि कोई स्वर होता है तो यहाँ पे क्या है, उ है, और इसके बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, तो यहाँ पे देखेंगे स्वर नहीं व्यंजन है, और ये जो क वर्ग का तृतीय वर्ण है यानी क ख ग, यानी क ख ग में यह तृतीय वर्ण है। तो जब ऐसी कंडीशन हो या फिर यहाँ पे य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पे र हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा दुर्गंध, तो यहाँ पे हो जाएगा दुर्गंध। बिल्कुल इसी प्रकार से यदि इसमें से इसी प्रकार से इसको करना है। यदि कोई उदाहरण परीक्षाओं में आता है तो इसी प्रकार से इसको करना है। इस नियम को आप याद रखेंगे। यदि अ आ को छोड़कर उसमें शेष कोई स्वर आता है, विसर्ग के पूर्व अ आ को छोड़कर यदि कोई शेष स्वर आता है और उसके बाद में यदि कोई स्वर या फिर किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण या फिर य र ल व ह में से कोई वर्ण आता है तो वहाँ पे निसंकोच व विसर्ग विलुप्त हो जाता है और उसके स्थान पे र हो जाता है, जो कि आप लोगों ने उदाहरण को बहुत अच्छी तरीके से समझा और यदि परीक्षाओं में आता है तो निश्चित रूप से आप कर लेंगे। अब फिर हम इसके अगले नियम को समझेंगे। इसका जो छठा और आखिरी नियम है इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है
यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए। अभी तक विसर्ग के पहले अ आ को छोड़ करके जो स्वर आता था उसकी बात की जाती थी। इसमें कह रहा यदि विसर्ग के पहले अ आए, यानी इसमें विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद यानी दूसरे पद में किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या य, र, ल, व, ह रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है। तो यहाँ पे विसर्ग का उ हो जाता है। और फिर आगे करा और यह उ पूर्ववर्ती अ से मिल करके गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। गुण संधि जब स्वर संधि पढ़ाया जा रहा था तो उसमें गुण संधि की चर्चा हुई थी कि यदि अ आ के बाद ई उ या री आता है तो क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। तो यहाँ भी वही है कि यदि अ आ के बाद ई या उ आता है या री आता है तो वह क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। फिर इसको एक बार और समझेंगे कि यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या य, र, ल, व रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है। जैसा कि इसके पूर्व नियम में भी विसर्ग का उ हो जाता था, लेकिन इसमें फिर कह रहा आगे और यह उ पूर्ववर्ती अ से मिल करके गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। उदाहरण में हम समझेंगे, यहाँ पे दिया है मनः धन रथ, यहाँ पे दिया है मनः धन रथ। अब नियम के अनुसार हम लोग देखेंगे, इसमें कह रहा है यदि विसर्ग के पहले अ आए तो जब न में क्या है, न में अ रहता है तो यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग के पहले अ आया है। इसको आपको समझने के लिए लिखा गया है, इसको भी आप देख लेंगे कि यदि विसर्ग के पूर्व अ आए और इसके पश्चात किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या य, र, ल, व, ह रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे र आया है, यहाँ पे बाद वाले में यदि य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण आए या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए तो क्या हो जाता है, तो विसर्ग का उ हो जाता है। और यह उ पूर्ववर्ती अ से मिल करके ओ हो जाता है, यानी यहाँ विसर्ग जो है यहाँ पे उ हो जाएगा और इसके पूर्ववर्ती अ से मिल करके ओ हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मनोरथ। इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा मनोरथ, यानी यह जो विसर्ग है यह लुप्त हो जाएगा और इसके स्थान पे उ हो जाएगा। और यह जो उ होगा यह पूर्ववर्ती अ से मिल करके गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है, तो हो जाएगा मनोरथ। अब इसी प्रकार हम अगले उदाहरण को समझेंगे। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे दिया है यशः धन धरा, तो इसमें भी अ है और यहाँ पे विसर्ग दिया है, फिर इसके बाद ध दिया है। अब यहाँ पे देखिए ध दिया है, यानी त, थ, द, ध, जो त वर्ग का यह ध चतुर्थ वर्ण है। तो यहाँ पे दिया किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए, तो यहाँ त वर्ग का चतुर्थ वर्ण आया है, तो इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा यशोधरा, यहाँ पे हो जाएगा यशोधरा। इसी प्रकार से आपको करना है। यदि परीक्षा में इसमें से कोई उदाहरण आ जाए तो आप निसंकोच इसको कर सकते हैं, या फिर यदि आपको यह नियम याद रहे तो भी आप इसे कर सकते हैं। और यह यहीं तक था। अब जो संधि थी वह समाप्त हो गई। फिर हम इसके अगली कक्षा में इसके कुछ अभ्यास प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।